नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। समाचार में विस्तार से खबरों की जानकारी आपको देंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रधानमंत्री का देशवासियों को संबोधन। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी को बताया स्वार्थी दल। नारी शक्ति की उड़ान और उनके सपनों को बेरहमी से कुचलने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर महिला आरक्षण रोकने के लिए झूठ का सहारा लेने और देश को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, महिला आरक्षण के विरोध के पाप की सजा विपक्ष को जरूर मिलेगी। विपक्ष के विरोध से महिलाएं अपने हक से वंचित। देश भर में भाजपा समेत एनडीए नेताओं कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। विपक्ष को बताया महिला विरोधी। कहा, मातृशक्ति के साथ किया गया विश्वासघात। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में की 2% की बढ़ोतरी। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल प्रस्ताव और पीएम ग्राम सड़क योजना 3 को बढ़ाने को मंजूरी। तमिलनाडु के रण में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। कोयंबटूर में महिला आरक्षण विधेयक के पारित नहीं होने को लेकर डीएमके पर साधा निशाना। वहीं राहुल गांधी और स्टालिन ने भी प्रचार अभियान में झोंकी ताकत। बंगाल के रण में भाजपा और टीएमसी के स्टार प्रचारकों ने ठोका खम। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद ईरान का होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद करने का ऐलान। होर्मुज जल डमरू मध्य पार कर रहे जहाजों पर फायरिंग। ईरान पर गंभीर आरोप, बढ़ा तनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को समय की मांग बताया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जरूरी है कि देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, लेकिन कांग्रेस, सपा, तृणमूल, डीएमके जैसी परिवारवादी पार्टियों के दलगत हित देश हित पर भारी पड़े। हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में इस संशोधन अधिनियम को जरूरी मत नहीं मिला, तब विपक्षी दल जश्न मना रहे थे। यह देखकर बहुत दुख हुआ। मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती।
इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोग के उन सबके व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई दशकों से जारी महिलाओं के संघर्ष पर कांग्रेस अपना रुख बदलेगी, अपनी दशकों से चली आ रही गलती सुधारेगी। लेकिन परजीवी कांग्रेस ने अपने साथ साथ क्षेत्रीय दलों पर भी संकट खड़ा कर दिया है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर आशा थी कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती सुधारेगी। कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। लेकिन कांग्रेस ने इतिहास रचने का, महिलाओं के पक्ष में खड़े होने का अवसर खो दिया। कांग्रेस खुद देश के अधिकांश हिस्सों में अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस परजीवी की तरह क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर खुद को जिंदा रखे हुए है। लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़े। इसलिए कांग्रेस ने इस संशोधन का विरोध करवाकर अनेक क्षेत्रीय दलों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का राजनीतिक षड्यंत्र किया है। परिसीमन को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलता जिस अनुपात में अभी है। लेकिन कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, फूट डालो और राज करो वाली अंग्रेजों वाली नीति अपनाई। कांग्रेस ने हमेशा देश में दरार पैदा करने वाली भावनाओं को हवा दी है। इसलिए यह झूठ फैलाया गया कि डीलिमिटेशन यानी परिसीमन से कुछ राज्यों को नुकसान होगा, जबकि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, न किसी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, बल्कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेगी। फिर भी कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दल इसे मानने को तैयार नहीं हुए। प्रधानमंत्री कांग्रेस को सुधारों का विरोधी अपने संबोधन में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन हो या जीएसटी, कांग्रेस सभी का विरोध करती रही है। वो एक अनिर्णय वाली पार्टी है जो फैसलों को लटकाने, अटकाने और भटकाने में विश्वास करती है। कांग्रेस के हर विरोध, हर अनिर्णय, हर छल प्रपंच का खामियाजा देश ने भुगता है, देश की पीढ़ियों ने भुगता है। आज देश के सामने जितनी भी बड़ी चुनौतियां हैं, वो कांग्रेस के इसी रवैये से उपजी हुई है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की उस एंटी रिफॉर्म मानसिकता के साथ है जिसमें सिर्फ नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश की सभी बहनें बेटियां कांग्रेस की इस मानसिकता को करारा जवाब दे के रहेगी।
संसद से नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम अगर पारित होता तो ये एक ऐतिहासिक क्षण होता, लेकिन डीएमके, टीएमसी, सपा सहित कांग्रेस ने यह पल गंवा दिया, जबकि सरकार इसका श्रेय विपक्ष को ही देने के लिए तैयार थी। कुछ लोग देश की महिलाओं के सपने टूटने को सरकार की नाकामी बता रहे हैं, लेकिन ये विषय कामयाबी या नाकामयाबी क्रेडिट का था ही नहीं। मैंने संसद में भी कहा था, आधी आबादी को उनका हक मिल जाने दीजिए, मैं इसका क्रेडिट विज्ञापन छपवाकर विपक्ष के सभी लोगों को दे दूंगा। लेकिन महिलाओं को दकियानुसी सोच से देखने वाले फिर भी अपने झूठ पर अड़े रहे, कायम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कही। आइए एक बार उनके संबोधन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन देश की 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। महिलाओं का अधिकार छीनकर ये लोग मेजे थपथपा रहे थे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वो नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान पर एक बड़ी चोट थी, जिसका हिसाब भारत की आधी आबादी जरूर कांग्रेस से करेगी। नारी अपना अपमान कभी नहीं भूलती। यह महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग था, जिसे विपक्ष सहित कांग्रेस ने नकार दिया। संशोधन में सभी राज्यों को भी समान वृद्धि का प्रयास था। यह विधेयक भारत की नारी शक्ति को राजनीति के केंद्र में लाने का प्रयास था। कांग्रेस और सहयोगियों ने ईमानदार प्रयास की भ्रूण हत्या की, यह कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। परिवारवादी पार्टियों को डर है कि इनका नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा, इसीलिए इन्होंने इसका विरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात नहीं बदलेगा, सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेंगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश की प्रमुख बातें हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है, जिसका उदाहरण उसने इस विधेयक का विरोध करते हुए सभी के सामने रख दिया। लटकाना, भटकाना और अटकाना, यही कांग्रेस का सिद्धांत रहा है। भारत के विकास से संबंधित कोई भी नीति हो, वो हमेशा उसका विरोध करती है, और यह विषय नाकामी या क्रेडिट का था ही नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि महिलाओं के लिए हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर यह काम करना है। उन्होंने कहा था कि मैं इसका क्रेडिट विज्ञापन छपवाकर विपक्ष को दे दूंगा। हम महिला आरक्षण में आने वाली हर रुकावट को खत्म करेंगे। यह भी प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही संसद से ये पारित नहीं हुआ, लेकिन देश की 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम अगर पारित नहीं हो पाया तो भी हम इसके लिए प्रयास लगातार जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि पारित नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि हम हारे हैं। उन्होंने कहा यह लड़ाई अभी शुरू हुई है और हम महिलाओं के हित के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। और यह भी उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि आने वाले समय में भारत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है और उसके जो तमाम सारे प्रावधान हैं, यानी कि संसद में 33% का जो आरक्षण की कोशिश, महिला आरक्षण की कोशिश सरकार कर रही है, उसे वो जरूर साकार करेंगे। ये महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने संसद में ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं होने दिया। विपक्षी दलों का यह रवैया जनता के सवालों के घेरे में है। विपक्ष के खिलाफ देश भर में महिलाओं ने बड़े विरोध प्रदर्शन किए। उनका कहना है कि 2029 से संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक प्रयास विपक्ष की सियासत का शिकार हो गया। शुक्रवार की शाम देश दुनिया की निगाहें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद पर टिकी थीं। साथ ही देश की नारी शक्ति की आंखों में थी एक उम्मीद संसद और विधानसभाओं में समुचित भागीदारी पाने की।
आशा इस अधिकार के लिए दशकों से चले आ रहे इंतजार के खत्म होने की। 2 दिन की बहस के बाद संसद में ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक पर वोटिंग हो रही थी। लक्ष्य था 2029 से ही महिला आरक्षण लागू हो जाए। तमाम उम्मीदों के बावजूद आधी आबादी के हाथ लगी केवल निराशा। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने मिलकर इस ऐतिहासिक संविधान संशोधन को पारित नहीं होने दिया। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। दरअसल 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार यह आरक्षण 2026 के बाद होने वाली जनगणना और उसके बाद के परिसीमन के आधार पर ही मिल पाता। चूंकि जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया बहुत समय लेती है, इसलिए यह आरक्षण 2029 में लागू नहीं हो पाता। इसलिए महिला आरक्षण का लाभ समय से देने के लिए अधिनियम के क्रियान्वयन से इस शर्त को हटाना जरूरी समझा गया। सरकार का नजरिया स्पष्ट था, नारी शक्ति को उसके अधिकार के लिए और अधिक इंतजार नहीं कराया जा सकता। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। महिला आरक्षण लागू करने के क्रम में एक अनिवार्य चरण था परिसीमन। दरअसल 1976 में लोकसभा सीटों की संख्या 550 पर निश्चित कर दी गई थी। तब से अब तक देश की आबादी में बड़ा उछाल आ चुका है। 1971 में देश की जनसंख्या 54 करोड़ थी, तो आज ये आंकड़ा 140 करोड़ को पार कर चुका है। ऐसे में संसद में जनता का न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना जरूरी समझा गया। इसलिए सरकार 3 विधेयक लाई। संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और संघ शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। 127 सीटें ऐसी हैं जहां 20 लाख से ज्यादा वोटर। अब इसमें एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य, इस सिद्धांत का पूर्णतया उल्लंघन होता है। कहीं पर तो 45 लाख मतदाताओं के समूह को एक प्रतिनिधि मिला है और कहीं पर 6 लाख मतदाताओं के समूह को एक प्रतिनिधि मिला है। तो मत का मूल्य जो एक होना चाहिए वो नहीं हुआ है। मान्यवर, सरकार की पहल का आधार स्पष्ट था, व्यापक, समावेशी और न्याय संगत जन प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। इसलिए अनुपातिक विस्तार के सिद्धांत को सामने रखा गया। सीटों में समान रूप से 50% वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अनुपात बना रहे। विपक्ष ने भले ही दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व में कमी का आरोप लगाया हो, लेकिन हकीकत इससे अलग थी। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल का फिलहाल संसद में प्रतिनिधित्व 23.76% है। विधेयक पारित होता तो ये बढ़कर 23.87% हो जाता। विपक्ष द्वारा बिल पारित न होने देने के बाद दक्षिण भारत के वरिष्ठ नेताओं ने विरोधी दलों के रवैये पर सवाल उठाए। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि विपक्षी दलों ने राष्ट्र के साथ घोर अन्याय किया है। एनडीए का प्रस्ताव संघीय संतुलन बनाए रखने, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और छोटे राज्यों की आवाज की रक्षा करने और महिलाओं के लिए 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का एक ईमानदार प्रयास था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक एजेंडा दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित पर हावी हो गया है।
ये पूरी प्रक्रिया स्थापित संवैधानिक नीतियों के अनुरूप अंजाम दी जानी थी और इसीलिए सरकार ने परिसीमन आयोग अधिनियम में संशोधन का कोई प्रस्ताव रखा ही नहीं था। इतना ही नहीं, विस्तारित सदन में उसी अनुपात में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़ती। इससे संसद में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व मजबूत होता। हैरत की बात है कि बहस के दौरान विपक्ष की तरफ से मुस्लिम महिला कोटे की बात उठाई गई, जबकि संविधान में आरक्षण का आधार सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, न कि धर्म। इतना ही नहीं, विरोध के लिए विपक्ष ने कई और बहाने तराशे। सबसे पहली भ्रांति फैलाना शुरू की कि जाति जनगणना को टालने के लिए ये कर रहे हैं। जाति जनगणना को टालने के लिए हम ये संविधान संशोधन लेकर आए हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं मान्यवर, 3 माह पहले जाति जनगणना का पूरा टाइम टेबल हम घोषित कर चुके हैं। टालने का सवाल ही नहीं है। जातिवार जनगणना की शुरुआत हो गई है। सरकार का नजरिया स्पष्ट था, विधायिका में नारी शक्ति को समुचित भागीदारी मिले, अभी मिले। इस क्रम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संसद में भागीदारी का अनुपात कम न हो। साथ ही संसद में सीटों की संख्या बढ़ाकर संसदीय व्यवस्था में जन प्रतिनिधित्व का विस्तार किया जाए। परंतु कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने दूसरा रास्ता चुना। 2029 से महिला आरक्षण लागू कर नारी शक्ति सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल का रास्ता रोक दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल कल लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाया। उसके बाद भाजपा सहित एनडीए दलों के नेताओं ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के नेताओं को जमकर घेरा है। संसद के बाद अब विपक्षी दलों के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन सड़कों पर उतर आया है। भाजपा ने देश भर में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तो प्रेस वार्ता करके महिला आरक्षण बिल के फायदों को भी गिनाया। भाजपा ने कांग्रेस को महिला विरोधी करार दिया तो कांग्रेस की महिला विरोधी राजनीति पर तंज कसा। कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को उसने सर्वोपरि रखा। कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया है। देश कभी माफ नहीं करेगा और देश की महिला माफ नहीं करेगी। तो जितनी खुशी मनाना है मना लें। इस देश की नारी शक्ति एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गिराई। महिलाओं को अधिकार देने की बात आती है तो कांग्रेस पीछे हट गया। राहुल गांधी की नीति, नियत और नाटक सब लोग ने देख लिया। देश के संसदीय इतिहास में शुक्रवार यानी 17 अप्रैल का दिन भारी हंगामे और राजनीतिक गतिरोध का गवाह बना, जब देश भर की महिलाएं उम्मीद भरी निगाहों से संसद की तरफ देख रही थीं। तब विपक्ष के विरोध की वजह से महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। विपक्ष अड़ा रहा, न पीएम की अपील काम आई, न ही दिग्गज नेताओं की दलील। सभी महिलाएं बहुत आजकल आगे बढ़ना चाहती हैं और ये बहुत गलत हुआ। अच्छा रहता होता तो सब महिलाएं खुश होती, सब पुरुषों खुश, सभी खुश होते। मतलब महिला बहुत आक्रोश में है क्योंकि बिल पास होना था। महिलाओं को जो अधिकार मिलना है वो मिलना चाहिए। अगर ये बिल आता तो महिला जो है पंचायत से लेकर संसद तक वहाँ पे काम कर सकती थी, अपनी एक नए नियम लागू कर सकती थी। ये बिल बहुत ज़रूरी था क्योंकि महिलाएं अपने हक की लड़ाई इसके माध्यम से लड़ सकती थी। जिस बिल का देश की आधी आबादी दशकों से इंतजार कर रही थी, वो एक बार फिर सियासी हंगामे की भेंट चढ़ गया। महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल पास न होने से नाराज एनडीए के दिग्गज नेताओं ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं को हक दिलाने के मुद्दे पर बीजेपी और सहयोगी दलों ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। देश भर में नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए।
बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने विपक्ष को महिला विरोधी करार देते हुए जमकर हमला बोला। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि महिलाओं का इस्तेमाल करके हमेशा सत्ता में बने रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रियंका गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया और उनकी भाषा पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को महिलाओं का आक्रोश को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है और कैसे करें? महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है? और ये कांग्रेस पार्टी की एक वुमन एमपी जो उस प्रीमियर परिवार से आती है वो बोल रही है। ये कौन सी भाषा है? हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस सोच की भर्त्सना करते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में शुक्रवार को जो हुआ उसने विपक्षी दलों के महिला सशक्तिकरण के दावों की पोल खोल दी। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा तो शुरू हुई, लेकिन चंद मिनटों में ही सदन अखाड़े में तब्दील हो गया। विपक्षी दलों के भारी विरोध और हंगामे के चलते बिल को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रही है। संसद से सड़क तक मचे घमासान ने साफ कर दिया है कि ये मुद्दा शांत होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए नजर डालते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डीएमके, कांग्रेस और उनके साथियों की नफरत और ओछी राजनीति की वजह से नारी शक्ति अधिनियम लागू नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि भाजपा एनडीए की महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अंत नहीं, आगाज है। मैंने पर्सनली सारी पॉलिटिकल पार्टी से इसे सपोर्ट करने की अपील की थी। आई टोल्ड देम वेरी क्लियरली दैट दे मे टेक द क्रेडिट। I have no objection. I only wanted sisters from ordinary families to be able to come to Parliament and Vidhan Sabha in greater numbers. I assure you all that this is nothing the end of our fight. This is just the beginning. BJP और NDA आपके अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। देश के दो बड़े चुनावी रण पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु इस वक्त सियासत के सबसे बड़े अखाड़े बने हुए हैं, जहां एक तरफ आरोपों की बौछार है तो दूसरी तरफ वादों की भरमार है। बंगाल में भाजपा ने अपने दिग्गज चेहरों को मैदान में उतार दिया है। योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्वा शर्मा, मोहन यादव और माणिक साहा जैसे नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं टीएमसी भी पूरी ताकत से पलटवार कर रही है। उधर तमिलनाडु में भी सियासी पारा हाई है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और राहुल गांधी ने प्रचार किया तो एनडीए के स्टार प्रचारकों ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। दोनों ही राज्यों में राजनीतिक दलों के नेताओं ने जनता को लुभाने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार जोर पकड़ चुका है। प्रचार के लिए भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जनता से मुखातिब हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य चुनावों से पहले भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए बांकुरा विधानसभा क्षेत्र में एक रोड शो किया, तो वहीं जलपाईगुड़ी में मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में लूट और भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा। कूच बिहार के दिनहाटा में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव को टीएमसी के अस्तित्व की लड़ाई बताया। तो वहीं कोलकाता में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बंगाल पिछड़ गया है और राज्य में विकास की जरूरत है। 4 मई को टीएमसी का अंधेरा छटेगा, बीजेपी का सूरज बंगाल में खिलेगा। ये बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। ममता भी मोदी जी को क्यों डरते हैं? उनको मालूम है एक बार अगर बीजेपी सरकार आ गया ना तो उनका दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मुर्शिदाबाद के फरक्का में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रचार किया। वहीं ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल के माध्यम से लोकसभा की सीटें बढ़ाने, सीटें 850 करने और बंगाल के विभाजन की कोशिश की गई थी। महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं बल्कि महिला बिल के नाम पर 543 सीट बढ़ाकर 850 सीट करने और बंगाल का विभाजन करने की कोशिश की जा रही थी। बंगाल जीतकर दिल्ली पर कब्जा करेंगे। इधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तिरुवल्लुर के पोन्नेरी में एक चुनावी अभियान चलाया। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। बीजेपी, मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि बीजेपी तमिलनाडु, तमिल भाषा और तमिल संस्कृति पर हमला करने की कोशिश कर रही है। अटैक द तमिल लैंग्वेज। ऊटी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में एनडीए की जीत का दावा किया। वहीं मदुरई सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से एआईएडीएमके के उम्मीदवार सुंदर सी राज्य के खराब हालातों के लिए डीएमके पर निशाना साधते हुए नजर आए। टीवीके के विल्ली वाक्कम उम्मीदवार और प्रचार प्रबंधन के महासचिव आधव अर्जुन ने पार्टी की जीत का दावा किया। यह चुनाव के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए एक साफ और शानदार जीत है। उनके नेतृत्व में 4 मई से एक नई सरकार तमिलनाडु की जनता की सेवा करेगी। आप देख सकते हैं कि मौजूदा सरकार और एमएलए के राज में यह इलाका अभी कैसे चल रहा है। हर जगह आपको कूड़े के ढेर और नालियों का पानी शहर भर में बहता हुआ दिखेगा, जो पीने के पानी में मिल रहा है। पिछले 5 सालों में यह बुनियादी ढांचे का काम भी ठीक से नहीं हुआ है। लोग प्यार, स्नेह और भरोसा दे रहे हैं। तमिलनाडु के इतिहास में यह पहली बार है और 50 साल बाद की विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे और युवा एक साथ आए हैं। वे टीवीके के हर उम्मीदवार का स्वागत कर रहे हैं और बिना किसी उपेक्षा के उनका समर्थन कर रहे हैं। डीएमके पैसे के दम पर प्रचार कर रही है। सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है ये तो 4 मई को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आप देख रहे थे चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरें और आइए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण फैसले लिए। ढांचागत विकास से लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में मोदी सरकार ने फैसले लिए हैं, तो कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी फोकस नजर आ रहा है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है, तो समुद्री बीमा कवरेज पर भी बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की अवधि को बढ़ाने और रेलवे के नेटवर्क को विस्तार देने पर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में 2% वृद्धि की मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा फायदा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और पेंशन भोगियों को डीआर की अतिरिक्त किस्त 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने पेंशनर्स हैं उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया, जिसकी टोटल लागत भारत सरकार को आएगी 6,791 करोड़ रुपीस। बेसिकली डीए एंड डीआर 1 जनवरी 2026 से 60% ऑफ बेसिक पे हो जाए।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी के साथ भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के गठन को मंजूरी दी है। इससे समुद्री बीमा कवरेज को लेकर विदेशी बीमाकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी, साथ ही किफायती और हर स्थिति में बीमा सुरक्षा मिलेगी। भारत का व्यापार प्रवाह सुरक्षित रहेगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते जोखिम के चलते यह फैसला लिया गया। करीब 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी का एक फंड क्रिएट किया जाएगा, जो कि मैरीटाइम इंश्योरेंस के लिए रहेगा। जितनी भी तरह की मैरीटाइम रिस्क्स हैं, हल, मशीनरी, कार्गो, पीएनआई, वॉर, इन सब को इससे कवर करेंगे। मोदी सरकार की ओर से इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को 3 साल और बढ़ाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। 2028 तक बढ़ाई गई इस अवधि के लिए सरकार ने 83,977 करोड़ रुपए संशोधित परिव्यय को मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों के 15 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है, जिससे रेलवे के 601 किलोमीटर नेटवर्क में वृद्धि होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने गाजियाबाद से सीतापुर के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन और राजमुंद्री से विशाखापत्तनम के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। शनिवार को कैबिनेट द्वारा लिए गए 5 महत्वपूर्ण फैसलों पर सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच कल होर्मुज को खोलने पर सहमति बन गई थी, लेकिन आज फिर से तनाव गहरा गया है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल आपूर्ति लाइफलाइन होर्मुज जलडमरू मध्य को ईरान ने फिर से बंद करने का ऐलान किया है। इस बीच अमेरिका ने भी जल्द ही पीस डील नहीं होने पर और ज्यादा तेज हमले करने की बात कही है। दुनिया की करीब 20% तेल और गैस सप्लाई जिस रास्ते से गुजरती है, उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा बंद कर समुद्री रास्ते पर फिर से कड़ा पहरा लागू कर दिया। ईरान के मिलिट्री कमांड ने एक बयान में कहा कि वाशिंगटन ने ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों पर अपनी नेवल नाकाबंदी जारी रखकर अपना वादा तोड़ा है। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका ईरान आने जाने वाले सभी जहाजों के आने जाने की आजादी बहाल नहीं कर देता, तब तक होर्मुज स्ट्रेट में स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगी। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण पहले की स्थिति में वापस आ गया है और यह रणनीतिक जलमार्ग अब सशस्त्र बलों के कड़े प्रबंधन और नियंत्रण में है। जब तक अमेरिका ईरान से गंतव्यों तक और गंतव्यों से ईरान तक जहाजों की पूर्ण आवाजाही पर लगी पाबंदियां समाप्त नहीं करता, तब तक होर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति सख्त नियंत्रण में और यथावत बनी रहेगी। इस बीच होर्मुज जलडमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर फायरिंग की घटना सामने आने से तनाव बढ़ने की आशंका है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक टैंकर पर 2 गनबोट्स ने गोलीबारी की, जिन्हें ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ा बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हमले से पहले कोई रेडियो चेतावनी भी नहीं दी गई। हालांकि राहत की बात यह है कि जहाज और उसके क्रू सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को ही ईरान ने होर्मुज को खोलने का ऐलान किया था, जिसके बाद से दुनिया ने राहत की सांस ली। बाजारों में राहत दिखी थी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखने की बात कह संकट को बढ़ा दिया। With the greatest navy in the world, from the greatest military the world has ever seen, will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. अमेरिका एक और ईरान के साथ शांति वार्ता कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान पर फिर से हमला करने की तैयारियों में अमेरिकी सेना जुटी हुई है। I'd like to emphasize during this pause that the United States Joint Force remains postured and ready to resume major combat operations at literally a moment's notice. Let me be clear, this blockade applies to all ships, regardless of nationality, heading into or from Iranian ports. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from Iranian ports. If you do not comply with this blockade, we will use force. अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस तनाव में सीज फायर के अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन हालात जिस तरह से बदल रहे हैं, उससे शांति की उम्मीदों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। भारत ने हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत के झंडे वाले 2 जहाजों पर गोलीबारी की घटना को लेकर ईरान के साथ अपनी चिंता व्यक्त की है। ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली को तलब किया। यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में दी। बैठक में भारत ने हॉर्मुज की घटना पर गहरी चिंता जताई। बैठक में विदेश सचिव ने जोर दिया कि भारत व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को बहुत महत्व देता है। साथ ही भारत ने बैठक में याद दिलाया कि ईरान ने पहले भी भारत आने वाले कई जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने में मदद की थी। विदेश सचिव ने ईरानी राजदूत से भारत आने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने की बात कही है। ईरान के राजदूत ने इन विचारों को ईरान के अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा कल से शुरू होगी। उससे पहले आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप से श्रद्धालुओं का दल 4 धाम यात्रा के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसके लिए सभी सुविधाएं और प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में देश भर से आने वाले सभी भक्तों का देवभूमि में स्वागत करते हैं। उन्हें यात्रा के दौरान हर प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी। यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे 22 को केदारनाथ जी के और फिर बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने जा रहे हैं। सभी प्रबंध किए गए हैं। हम सभी तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, देश भर से आने वाले सभी भक्तों का देवभूमि में स्वागत करते हैं। प्रत्येक वर्ष यात्रा का एक अपना एक नया मुकाम बन रहा है। इस वर्ष एक और अच्छा मुकाम बनेगा, एक नया मुकाम बनेगा। भगवान के आशीर्वाद से, चारों धामों के आशीर्वाद से यात्रा भव्य और दिव्य होगी। 4 धाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर खुशी और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। सरकार ने यात्रा को लेकर सभी आवश्यक प्रबंध दुरुस्त किए हैं, जिससे उनकी यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और सुविधाजनक बन गई है। उत्तराखंड में खाने पीने से लेकर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ पे कल गंगा आरती मिली है। मेरे को यहाँ का माहौल बहुत शांत और बहुत अच्छा लगा है। और जो चारों धाम के हम यात्रा पे जा रहे हैं, वहाँ की सारी सुविधाएं हमको मिलेगी। यहाँ की सरकार ने बहुत अच्छे से सुविधाएं कर रही है। हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं, जैसे कि आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड में आके सच में बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छा स्टेट है और मतलब दिल में खुश हो गया आगे, क्योंकि इतना सोचा नहीं था जितना अच्छा आपका स्टेट है। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि यहाँ मैं 4 धाम के दर्शन के लिए आई हूँ। यहाँ की जो फैसिलिटी आप लोगों ने प्रोवाइड करी, आई होप सबके लिए बहुत यूजफुल होगी और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर आए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आज मां गंगा की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए विधिवत पूजा अर्चना के साथ रवाना हो गई। डोली यात्रा में स्थानीय श्रद्धालुओं, पुजारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर मुखबा गांव में पारंपरिक वाद्य यंत्रों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने मां गंगा के जयकारों के साथ डोली को विदाई दी। गंगोत्री धाम के कपाट विधिवत पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कल निर्धारित शुभ मुहूर्त में दोपहर 12:15 पर खोले जाएंगे। कपाट खुलने के साथ ही देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। वहीं उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा कि यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने आज यमुनोत्री धाम में तैयारियों का निरीक्षण भी किया और कहा कि स्वास्थ्य समेत सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई। वरिष्ठ भाजपा नेता बलबीर पुंज का शनिवार शाम निधन हो गया। वो राज्यसभा के सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने राजनीति के अलावा पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान दिया। रविवार को दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने के अपने ओपन कोर्ट आदेश को रोक लगा दी है। शनिवार को जारी आदेश में अदालत ने कहा कि बिना राहुल गांधी को नोटिस दिए मामले में निर्णय लेना उचित नहीं है। सुनवाई के दौरान
याची और सरकार के वकीलों ने नोटिस की आवश्यकता से इनकार किया था, जिसके बाद एफआईआर का आदेश दिया गया था। हालांकि आदेश पर हस्ताक्षर से पहले न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने 2014 के पूर्ण पीठ के फैसले का हवाला देते हुए पाया कि ऐसे मामलों में प्रस्तावित अभियुक्त को नोटिस देना अनिवार्य है। इसी आधार पर आदेश पर रोक लगाई गई। अब मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। ये याचिका कर्नाटक निवासी एस विघ्नेश शिशिर ने दायर की है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।